वीडियो में जो लोग आपको प्रदर्शन करते दिख रहे हैं वो डॉक्टर्स और कुछ सरकारी कर्मचारी हैं। ये वीडियो पंजाब के बठिंडा का है। आज तक के किरणजीत सिंह रोमाना की रिपोर्ट के मुताबिक बठिंडा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पंजाब सरकार के छठे पे कमीशन का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इस पे कमीशन में डॉक्टर्स को मिलने वाले भत्तों में कटौती की सिफारिश की गई है। इसी के विरोध में पिछले कुछ दिनों से पंजाब के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। बठिंडा में हुए हालिया प्रदर्शन में डॉक्टर्स ने खाली पीपे खड़काकर पंजाब सरकार का विरोध किया। उनका कहना है कि वो इस कमीशन को मंजूर नहीं करेंगे क्योंकि ये सीधे तौर पर डॉक्टर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब कर्मचारियों और अधिकारियों को कुछ देने की बात आती है तो सरकार का खजाना खाली हो जाता है और जब खुद के लिए कुछ करने की बात होती है तो खजाने में पैसे होते हैं। प्रदर्शन में शामिल डॉक्टर रोहिणी ने मीडिया से बात की। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਨਪੀਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। शुरुआत हमने डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट से की थी तो आगे भी डॉक्टर्स पर ही बात करेंगे। क्योंकि आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। उम्मीद है आप सभी ने अपने अपने डॉक्टर दोस्तों को विश ज़रूर किया होगा। नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आज उनका दिन है, बल्कि इसलिए करिए क्योंकि वो हैं तो हम और आप सही सलामत हैं। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने बिना रुके और बिना थके लगातार काम किया था। आज की बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स डे आखिर क्यों मनाया जाता है। दूसरा, हम कुछ फीमेल डॉक्टर्स के ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में आपसे बात करेंगे जो अभी तक आपकी नज़रों से दूर थे। जाहिर है एक आम औरत की तरह उन्हें भी कदम कदम पर सेक्सिज्म का सामना करना पड़ता है, माने लैंगिक भेदभाव का। और ये भेदभाव डॉक्टरी की पढ़ाई से शुरू होकर लाइफ टाइम तक चलता है। कैसे, आप जानेंगे आज के शो में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। 1 जुलाई 1882 के दिन पटना में, जो कि उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत आता था, वहां जन्म हुआ एक बच्चे का जिसने आगे चलकर मेडिकल की फील्ड में बहुत नाम कमाया। एक सफल और शानदार फिजिशियन बना, महात्मा गांधी तक का इलाज किया, एक शानदार नेता भी बना। इतना शानदार कि 1948 में उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य की कमान सौंप दी गई, यानी उस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। डॉक्टर और राजनेता के तौर पर इन्होंने बहुत काम किया। जादवपुर टीबी अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूट, चित्तरंजन कैंसर अस्पताल और महिलाओं समेत बच्चों के लिए चित्तरंजन सेवा सदन की स्थापना डॉक्टर बिधान ने ही की थी। फरवरी 1961 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। आखिरी समय तक डॉक्टर बिधान पश्चिम बंगाल के सीएम रहे। 1 जुलाई 1962 में 80 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों एक ही दिन पड़ती है। इसी दिन माने 1 जुलाई को साल 1991 से हमारे देश में नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है, डॉक्टर बिधान की याद में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत की थी। ये दिन बिधान समेत देश दुनिया के उन सभी डॉक्टर्स को समर्पित है जो दिन रात जनता की जान बचाने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी समेत कई नामी लोगों ने नेशनल डॉक्टर्स डे पर शुभकामनाएं दी हैं। उनके ट्वीट्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साल 2019 में सरकार ने पार्लियामेंट को जानकारी दी थी। बताया था कि मौजूदा वक्त में हमारे देश में प्रति 1457 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि WHO का नॉर्म कहता है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए। वहीं अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात करें तो देश भर में 11.5 लाख से कुछ हज़ार ज़्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। अब अगर फीमेल डॉक्टर्स की बात करें तो इसे लेकर WHO ने साल 2016 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक देश के कुल हेल्थ वर्कर्स में महिलाओं की संख्या 38% है। हेल्थ वर्कर्स में सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, मिडवाइव्स सब शामिल हो जाते हैं। वहीं एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात करें तो कुल संख्या का केवल 16% हिस्सा फीमेल डॉक्टर्स का है। नर्सेज, मिडवाइव्स वगैरह को देखें तो कुल संख्या 83% हिस्सा उसका फीमेल है। सभी तरह के डॉक्टर्स की बात करें तो कुल फीमेल हेल्थ वर्कर्स में से 17% फीमेल डॉक्टर है। अब ऐसा नहीं है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो कम संख्या में जा रही हैं, वो जाती तो ज़्यादा संख्या में है लेकिन आगे चलकर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती। जैसे साल 2016 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि पिछले 5 वर्षों में भारत में पुरुषों की तुलना में 4500 से अधिक महिला डॉक्टर्स को प्रोड्यूस किया गया है। साल 2014-15 में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाने वाले कुल स्टूडेंट्स में 51% हिस्सा लड़कियों का था। उस साल 23,522 सीट्स लड़कियों को मिली थी तो 22,934 सीट्स लड़कों को। माने लड़कियां जाती तो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी फीमेल डॉक्टर्स का शॉर्टेज अभी भी बना हुआ है।
साल 2011 में मेडिकल जर्नल लैंसेट में एक पेपर पब्लिश हुआ था, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ इन इंडिया नाम से, जिसमें बताया गया था कि कुल एलोपैथिक डॉक्टर्स में से केवल 17% महिलाएं हैं और ग्रामीण इलाकों में पोस्टेड कुल डॉक्टर्स में से 6% संख्या ही औरतों की है। लड़कियां मेडिकल कॉलेज में तो ज़्यादा संख्या में एंट्री ले रही हैं, लेकिन जब बात पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टोरल लेवल की आती है तो यहाँ औरतों की संख्या केवल 1/3 है। ऐसा इंडी 5 नाम के जर्नल में छपी एक रिपोर्ट कहती है, जिसका टाइटल है विमेन इन मेडिसिन। कुछ अन्य नामी डॉक्टर्स ने मिलकर एक स्टडी की थी, जिसमें पता लगा था कि मेडिसिन के फील्ड मेल डोमिनेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत देर तक काम करना होता है और कई औरतों के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में औरतों के ऊपर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, फीमेल डॉक्टर्स आज भी घर और करियर के बीच जगल करती रहती हैं। हमने ये जानने की भी बहुत कोशिश की कि मेडिकल की किस फील्ड में औरतों की संख्या ज़्यादा है। हमें एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं मिले, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़कर पता चला कि ज़्यादातर औरतें प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी एटसेट्रा से जुड़ी हुई है। इसका बड़ा कारण यही समझ आया कि औरतों को आज भी घर और बाहर दोनों काम मैनेज करना होता है और इन फील्ड्स में एक निश्चित समय सेट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्जन या मेडिकल की बाकी फील्ड में औरतें नहीं हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। प्रॉपर डॉक्टर वाली फील्ड माने जिसमें आप ट्रीटमेंट भी करते हो, उसमें गायनेकोलॉजी ऐसी फील्ड है जहां महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए सुनिए हमारे एक्सपर्ट को। MBBS के बाद हम अपना फील्ड चुनना चाहते हैं, मतलब जैसे कुछ लड़कियां सर्जरी, मैंने आपको बताया सर्जिकल ब्रांचेस में जाना चाहती हैं, तो थोड़ा सबको लगता है कि यार ये तो लड़की है, काफी डेलिकेट सी, इसने इतना ब्लड नहीं देखा, इसको चक्कर ना आ जाए, ये क्या बड़ी बड़ी सर्जरीज कर पाएगी। जैसे फाइन सर्जरीज रहती हैं या जिन सर्जरीज में काफी टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हार्ट की सर्जरी रहती है या ब्रेन की सर्जरी रहती है, उसमें तो काफी टाइम ड्यूरेशन भी लगता है, 6 to 8 hours। तो ये तो प्रेशर रहता ही है, मतलब लोग खुद ही उस जो फीमेल्स का है वो बैकफुट और उसका एक और पैर खींच लेते हैं कि उसको और डरा देते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगी। मतलब उनको शुरू से यही कहता है कि तुम इतना हेक्टिक नहीं कर पाओगी, तुम इसको मत करो, तुम कूल ब्रांचेस लो ताकि तुम्हारा इतना है, तुम गायनिक लो, क्योंकि गायनी में मेल से थोड़ा कम वो रहता है, मतलब आपको फीमेल से रहता है तो आप एक फैमिली को जो एक प्रोटेक्शन रहता है ना, तो इसलिए सारी फीमेल्स को अधिकतर गायनी या पीडियाट्रिक्स इस प्रकार की ब्रांचेस लेने बोलना चाहता है, क्योंकि उनको शुरू से ये दिमाग में डाला जाता है कि आप गायनी ही लो, क्योंकि आपका फीमेल से कांटेक्ट रहेगा तो आप सेफ रहोगे। और अदर ब्रांचेस जैसे अगर ऑर्थोपेडिक्स लिए तो हमें हमारे कॉन्टेक्ट जो रहेंगे वो मेल से ज्यादा रहेंगे, मतलब तो उतना सेफ एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, इस कारण फैमिली डरती भी है, तो उनको यही सलाह दी जाती है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां काम करने वाली औरतों को सेक्सिज्म माने लिंग के आधार पर सिर्फ औरत होने की वजह से उन्हें भेदभाव का सामना ना करना पड़ता हो। मेडिकल की फील्ड भी इससे अछूती नहीं है। हमें कोरा पर एक सवाल दिखा, ये कि एक भारतीय महिला डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है। इस पर एक महिला डेंटिस्ट ने कई सारे पॉइंट्स बताए। उन्होंने क्या लिखा, सुनिए। मरीज सिस्टर माने नर्स कहकर पुकारते हैं, जबकि मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं डेंटिस्ट हूँ, तो उन्हें हैरानी होती है। कई साल से मैं ये सिचुएशन का सामना कर रही हूँ। लगभग हर फीमेल डॉक्टर और डेंटिस्ट को उनके पूरे करियर में एक ना एक बार तो सिस्टर नर्स कहकर पुकारा ही जाता है। दूसरा, जब मैं मरीज को बताती हूँ कि उनका दांत निकालना पड़ेगा तो वो पूछते हैं कि क्या मैं ये सर्जरी कर सकती हूँ या फिर उन्हें किसी मेल डेंटिस्ट से कंसल्ट करना होगा। लोग यही सोचते हैं कि सर्जरी जैसे काम केवल पुरुष ही कर सकते हैं और हमारी जैसी महिलाएं केवल प्रिस्क्रिप्शन लिख सकती हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर से ही शादी करना अच्छी बिजनेस डील होगी। खुद का अस्पताल खोलने की जब बात कहूँ तो लोग सीधे से मना करते हैं, कहते हैं कि तुम महिला हो, हैंडल कैसे कर पाओगी। कोरा पर हमें और भी कई सारे सवाल दिखे जो फीमेल डॉक्टर्स से जुड़े हुए थे। किसी में पूछा गया था कि फीमेल डॉक्टर्स की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। किसी में पूछा गया था कि हमारे देश में फीमेल सर्जन्स कम क्यों हैं। इनके जो भी जवाब हमने पढ़े, उसमें ज़्यादातर लोगों ने, जिनमें से कई तो खुद डॉक्टर्स थे, उन्होंने यही लिखा कि फीमेल डॉक्टर की लाइफ ज़्यादा टफ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके काम के साथ साथ घर और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी की भी उम्मीद की जाती है। देर तक फ्री होकर काम करने में भी दिक्कत आती है। कारण यही है कि उन्हें घर जाकर बच्चों को पढ़ाना और खिलाना होता है। कोरा पर ही एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस बताया। एक बार मेडिकल कॉलेज में क्लास के दौरान उनके प्रोफेसर ने कहा कि लड़कियों का तो फिर भी आसानी से निकल जाता है, मैं चाहता हूं कि जो हमारे लड़के हैं वो टफ बने, क्योंकि उन्हें मेडिकल फील्ड में काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। माने ये धारणा कई लोगों की है कि लड़कियां खून से डर जाती हैं, सर्जन नहीं बन पाती, तो उन्हें हम याद दिला दें कि ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट आज भी महिलाएं ही हैं। इस फील्ड में तो मुश्किल से मुश्किल सर्जरी करनी होती है।
एक साथ दो दो जाने भी बचानी होती है, ढेर सारा खून भी निकलता है, मतलब खून से डरने वाला तर्क तो यहीं पर खत्म हो जाता है। पढ़ाई और प्रोफेशन के दौरान और किस तरह के लैंगिक भेदभाव का सामना फीमेल डॉक्टर्स को करना पड़ता है, ये जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने कुछ डॉक्टर्स से बात की। सुनिए उनका एक्सपीरियंस। मेरी जो शादी थी बहुत ही कम उम्र में हुई थी, जब मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई खत्म ही की थी, इंटर्नशिप में थी। और फिर शादी हुई और पढ़ते पढ़ते ही एमडी करते हुए मेरा बच्चा भी हुआ, बेटा भी हुआ। और उसके तुरंत बाद मैं इंटरनेशनल फेलोशिप्स के लिए जो हूँ अपने फैमिली से 2 साल बाहर भी रही हूँ, अमेरिका में रही हूँ, और तुरंत आते से मैंने किया। तो मेरे को हर बार एक चीज सुनने में आती थी कि तुम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, तुम्हारी जो है ये चीज जो थी हमेशा सुनने आती थी। और साथ में एक चीज और सुनने में आती थी, तुम फीमेल के तौर पे बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, और फीमेल्स को कहीं ना कहीं कितनी भी अच्छी हो एडजस्ट करना आना चाहिए। ना केवल अनपढ़ लोगों के मुंह से, बल्कि ऐसे लोगों से कि जो खुद बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, खुद भी बहुत पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उनके मुंह से भी। तो मैं अगर आपको बोलूं कि हम भारतीयों की एक मेंटालिटी ही इस तरीके से है, चाहे एक फीमेल एक डॉक्टर बन जाए, एक बहुत बड़ी नेता बन जाए, एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन जाए, वो घर में रह के घर का घरेलू काम क्यों ना करे, अगर वो फीमेल है तो उसको अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है हर जगह। मैं सारी महिलाओं को एक संदेश दूंगी कि ना सिर्फ केवल मेरे लिए, आप सभी ने ये सारी चीजें कभी ना कभी तो फेस की हैं, और ना केवल आपने बाहर बल्कि घर से भी किए होंगे। आपको इस चीज को बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं लेना है, आपको एक बहुत पॉजिटिव वे में लेना है कि अगर आपको कोई प्रूव करने को बोल रहा है, कम्पीट करने को बोल रहा है, क्योंकि इनवेरिएबली आज नहीं अगले 30-40 साल तक भारत की यही मानसिकता रहेगी कि लेडीज को अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो खुद को प्रूव करना पड़ेगा। हम हर एक व्यक्ति से लड़ नहीं सकते, हम हर एक व्यक्ति को एक अपना उपदेश नहीं दे सकते हर समय, पर यह है कि हम अपना काम जब हमारा बोलेगा, जब हमारा हम नहीं बोलेंगे पर हमारा जब काम बोलने लगता है, तो लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। जो लोग आपको पहले एडवाइस देते थे कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वही आपके आगे पीछे आते हैं और कहते हैं कि हमको तुम्हारे जैसा बनना है, सलाम है तुम्हारी हिम्मत को। सर्जरी आज की डेट में फीमेल्स बहुत उठा रही हैं, बहुत ले रही हैं, बहुत कंफर्टेबल भी हैं। पर एक टाइम हुआ करता था आज से कुछ साल पहले कि फीमेल्स, मतलब मुझे याद है कि मैंने भी आज से लगभग 7 साल पहले घर में बोल दिया था मुझे सर्जन बनना है। तो सब लोग कहने लगे थे अब तुम्हारी लाइफ का क्या होगा, सर्जन यानी कि मतलब ये सोचा जाता था कि सर्जरी तो फीमेल्स की ब्रांच है ही, मेल्स के लिए ही बनी हुई है। मेरे घर में मेरे से पहले जो मेरी सास, जो वो भी काफी अच्छी और काफी सफल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पहले सर्जरी ही लिया था, पर उन्होंने सर्जरी जो थी बीच में 2-3 महीने के अंदर ही ड्रॉप करके फिर उन्होंने गायनेकोलॉजी उठाई। ये इसलिए था क्योंकि 25-30 मेल्स के बीच में एक फीमेल का रहना, और वो फीमेल को पूरे समय अगर यही सुनाया जाता था कि फीमेल के लिए सर्जरी ब्रांच नहीं है, फीमेल के लिए नहीं है, जबकि स्किल्स वाइज फीमेल्स जो हैं, एक फीमेल का हैंड जो है सर्जरी में बहुत स्किल्ड रहता है, पर क्योंकि वो ब्रांच जो है जहाँ सुबह से लेकर रात तक पूरे समय मेहनत करना रहता है, तो ये एक इनवेरिएबली थॉट ही बना दिया गया था कि हाँ भाई फीमेल्स के लिए ब्रांच है ही नहीं। लोगों की सोच अब बहुत बदल चुकी है, तो ये बहुत पुरानी चीज थी जहाँ पे लोग ऐसा कहते थे। मुझे लगता है जो अभी हो रहा है हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी को 2-3 साल हो गए हैं। जितना सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने किया मेरे फील्ड के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे करियर के लिए, उतना ही मेरे इन लॉज भी करते हैं। और मेरे फ्रेंड्स हों चाहे कोई भी हो, तो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ कहीं नहीं आती। मैं इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट इससे और एक मोटिवेशन होगा, जिससे कुछ पेरेंट्स अगर ऐसे हैं कि अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज रहे हैं, तो इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड सब कोई सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ये बोल के सपोर्ट करना चाहिए कि मुझे कोई फीमेल डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर जब हमको फील्ड चुनना रहता है तो उसमें भी हमारे काफी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। लोग ऑल्दो मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ये मेरा खुद का चॉइस था, बट फीमेल्स जो भी रहती हैं तो सारी फैमिली का, सोसाइटी का यही रहता है कि इसको गायनी दिलवाओ। मतलब वो ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डी रोग, सर्जरी, अदर कार्डियक सर्जरी, ये तो बहुत रेयरली देखा है कि इतने सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड में फीमेल्स का पाना यानी बहुत ही रेयर है, क्योंकि उनको प्रेशर दिया जाता है कि आप गायनी ही करो या आप कूल ब्रांचेस करो, क्योंकि आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आपको बच्चे को भी टाइम देना है। तो आप ऑफ्थेल्मोलॉजी लो यानी आंखों की ब्रांच लो। जो कूल ब्रांचेस है उनको यानी वो अपने चॉइस के हिसाब से फील्ड नहीं ले सकती। यानी अगर किसी फीमेल को हड्डी का डॉक्टर बनना है तो उसको आप समझ लीजिए कि 99% लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको मना करेंगे कि तुम हड्डी रोग मत लो, ऑर्थोपेडिक्स की ब्रांच मत लो।
अगर किसी को कार्डियक सर्जन बनना है या न्यूरो सर्जन बनना है तो उसमें भी मना करेंगे। 99% आपको बोलेंगे कि उसमें बहुत पढ़ाई रहती है, उसमें दिन भर की सर्जरीज रहती हैं, तुम इतना लंबा कर पाओगी क्या। तो हम लोग मैंने काफी रिस्ट्रिक्टेड हमारी चॉइसेस रहती हैं। जो बहुत स्ट्रांगली डिटरमाइन रहते हैं तो डेफिनेटली वो अपने ही फील्ड चूज करते हैं, पर ये रिस्ट्रिक्शंस तो रहते ही हैं। अब थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी एक दोस्त है जो अब MBBS डॉक्टर हो चुकी हैं और PG कर रही हैं। मैंने उसकी जर्नी खुद देखी। MBBS के लिए कॉलेज में एडमिशन मिलना आसान नहीं था। 2 साल लगातार कोशिश करने पर उसे दाखिला मिला। 6 साल की MBBS वाली पढ़ाई की, फिर कुछ महीने किसी अस्पताल में काम किया। स्पेशलाइजेशन करना था, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। इसके लिए फिर उसने एग्जाम्स की तैयारी की और फाइनली उसे अच्छा कॉलेज मिल गया। अभी वो स्पेशलाइजेशन कर रही है। जाहिर है भारत में लड़कियों की शादी की तो तथाकथित बेस्ट एज माने 21 से 25 के 20 की उम्र तो उसकी निकल गई और अभी वो पढ़ ही रही है। ऐसे में उसके परिवार वाले आए दिन उसके ऊपर शादी का प्रेशर बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब शुरुआत में उसने डॉक्टर बनने के फैसले के बारे में घर पर बताया था तो रिश्तेदारों ने जानते हैं क्या कहा था, बूढ़ी हो जाएगी डॉक्टर बनने के चक्कर में और शादी नहीं हो पाएगी। ऐसी कई डॉक्टर्स हमारे बीच हैं जो शादी के प्रेशर के चलते बेहद परेशान रहती हैं। इन सारे डिस्कशंस के बीच गायनेकोलॉजिस्ट के मुद्दे पर भी बात करना जरूरी है, जो ज्यादातर फीमेल डॉक्टर्स ही आपको दिखेंगी। कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी इस फील्ड में औरतों की संख्या ज़्यादा होती है। इसे एक फेमिनिन फील्ड माना जाता है क्योंकि औरतों से जुड़ी दिक्कतों का इलाज डॉक्टर्स को करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट बनता है तो उसे भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। कैसा रहता है उनका एक्सपीरियंस, जानिए खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट से जिनसे हमारी साथी निकिता ने बात की है। रोज सुनता हूँ ये, अरे तू गायनेक कैसे, हाउ तू कैसे कर लेता है। करना पड़ता है। एक बार तुम साइंस देखो, तुम ये मत देखो कि वो लड़का है लड़की है। हर चीज फिल्मी तरह से नहीं होती है। जी जी। हम जो पढ़ते हैं वो किताबों में पढ़ते हैं, तो हम किताबों में पढ़ के वही जो हमको वहाँ दिखता है वही करते हैं। फिल्मों में अलग दिखाया गया है, जैसा है वैसा, बट जरूरी थोड़ी है तो ऐसा है करके। जी। तो हाँ, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि संबित तू जेंट्स है, तुझे क्या समझता है कि क्या नहीं। तो जैसे हमने पढ़ा है, सीखा है, और हमने PG करते वक्त सैकड़ों हजारों तादाद में हमने औरतों को डिलीवरी की है, उनकी कंप्लेंट्स देखी है, उनको ऑपरेट किया है, इनफर्टिलिटी जो होती है उसके लिए इलाज किया है। तो वैसे देखा जाए तो ऐसा जरूर, तो जितना मुझे तजुर्बा है हजारों औरतों का, वो एक औरत थोड़ी के बराबर थोड़ी हो सकता है। फिर ऐसा समझ रहे हैं कि जो मुझे सवाल पूछ रहा है उसको अपनी प्रॉब्लम्स पता है और अड़ोस पड़ोस की प्रॉब्लम्स पता है, पर मैंने बिना किसी के नाम पहचान जाने मैंने हजारों का प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किया है। यही हमारे PG में सिखाते हैं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम आते, तुम कैसे टैकल करोगे उसको, तुम कैसे उस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो यही इस तरह से अगर कहा जाए कि समझ नहीं पाते हैं तो ये गलत है कि ऐसा कुछ नहीं है। करिकुलम इतना तगड़ा है कि सबको आ ही जाता है इवेंचुअली। मेल यानी पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर घटिया जोक्स भी चलते हैं, जिन्हें लोग बड़े हल्के अंदाज में बोलकर निकल जाते हैं। एक सिटकॉम आता था, बिग बैंग थ्योरी, आपको याद होगा। उसमें एक राज कूथरापल्ली नाम का कैरेक्टर था। उसके पिता गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। उन्हें लेकर राज के दोस्त बेहद बेहुदे जोक्स और कमेंट्स करते थे। अगर आपने सिटकॉम देखा होगा तो आप अभी तक समझ गए होंगे। खैर, ये थी हमारी आज की बड़ी खबर। हम आशा करते हैं कि जो बात हम आप तक लाना चाह रहे थे डॉक्टर्स डे के बहाने, जो मसला आप तक कन्वे करना चाह रहे थे, वो आप तक पहुंच गया होगा। अब हम आपको बता देते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शादीशुदा महिला को अपने माता पिता के घर में रहने के लिए मजबूर किया जाए तो वो क्रूरता के समान होगा, और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है। दरअसल ये मामला फैमिली कोर्ट द्वारा किए गए एक फैसले को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था। फैमिली कोर्ट में एक महिला ने शिकायत की थी कि शादी के बाद उसे ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया गया, बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद से वो अपने पेरेंट्स के घर पर रह रही थी। 7 महीने बाद उसने मेंटेनेंस पाने के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन डाला था। पति की तरफ से कहा गया कि उस पर लगे आरोप झूठे हैं। ये भी कहा कि महिला केवल 4 दिन तक ससुराल में रही थी। फैमिली कोर्ट ने मामला सुनने के बाद पति को 7,000 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश दिया था। इसी फैसले को महिला के पति की तरफ से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अगली सुर्खी बनाई है जल्द होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स ने। 30 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी माने IOC ने ऐलान किया कि जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, यानी दूध पिला रही हैं, वो ओलंपिक्स में उन्हें साथ लेकर आ सकती हैं। दरअसल कैनेडियन बास्केटबॉल प्लेयर किम गॉशर ने इंस्टाग्राम के जरिए एक बेहद भावुक अपील की थी, ये कि ओलंपिक में उनके 3 महीने के बच्चे को भी साथ लाने दिया जाए, क्योंकि वो अभी ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं। ये भी बताया था कि IOC उन्हें मजबूर कर रहा
ये कठोर फैसला लेने के लिए, मतलब या तो वो ओलंपिक छोड़ें या फिर 28 दिन टोक्यो में बिना अपनी बच्ची के रहे। खैर, अब आईओसी ने उनकी अपील सुन ली है और काफ़ी अहम फैसला लिया है। इस फैसले पर अब किम ने थैंक यू भी कहा है। तो ये था हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने फेवरेट डॉक्टर से जुड़े कोई एक्सपीरियंसेस हमें बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। अब आपसे कल मुलाकात होगी। शुक्रिया।